नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट जो न्यायालय हैं हमारे उनके ऊपर अध्ययन करेंगे। हम हमारे न्यायपालिका के पार्ट 1 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने वह पार्ट नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट अवश्य देखें। उसके बाद उच्च न्यायालय वाला पार्ट। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है न्यायपालिका का, और इसके बाद न्यायपालिका पूरी रूप से हमारी फिनिश हो जाएगी। दोस्तों नोट्स पढ़ते हैं पहले घटना चक्र का, कि भारतीय संविधान के तहत न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालयों की स्थिति शीर्ष पर है। मतलब स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट है वो अपनी शीर्ष स्थिति में है। इस हेतु संविधान के जो भाग 6 है, भाग 6 के अध्याय 5 में आर्टिकल 214 से 231 तक हमें हाई कोर्ट का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। 7वां संविधान संशोधन दोस्तों 1956 में हुआ था, जिसमें इस बात में संशोधन किया गया था कि जो आर्टिकल 231 है उसके तहत ये अधिकार दिया गया है कि संसद जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बना सकती है। साथ ही यह एक राज्य प्लस कुछ यूनियन टेरिटरीज या फिर यूटीज के लिए भी साझा उच्च न्यायालय मतलब जॉइंट हाई कोर्ट बना सकती है 2 एंटिटीज़ के लिए। अनुच्छेद 230 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकती है। साथ ही किसी संघ क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकती है। दोस्तों आर्टिकल 230 में संसद को यह शक्ति दी है कि वह विधि बनाकर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता को यूनियन टेरिटरीज पर विस्तारित कर सकती है, या किसी यूनियन टेरिटरीज पर से हाईकोर्ट की जो शक्तियां हैं उसको कम कर सकती है। अनुच्छेद 214 के अनुसार बोला गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये आर्टिकल 214 में बात की गई है कि जो हमारा देश है उसमें प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा ही होगा। संयुक्त हाई कोर्ट की भी स्थापना की जा सकती है। अनुच्छेद 215 के अनुसार बोला गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी होगा। मतलब उसे अपने निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होगा, उन्हें अपने निर्णयों को एक रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं, और ये जो निर्णय हैं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक साक्ष्यात्मक मूल्य का काम भी करेंगे, और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी होगी। अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य यह है कि न्यायालय के जो निर्णय हैं आदेश है अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं, उनको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति भी होती है। आर्टिकल 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय जो है मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे। मतलब जो है हमारे उच्च न्यायालय के जो जजेस हैं उनकी जो नियुक्ति किसके द्वारा होती है, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही उनकी नियुक्ति होती है। और न्यायाधीश के जो उम्र है वो है 62 वर्ष, हमें ध्यान रखना है। जो हमारे न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकते हैं। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, और जो पद का त्याग करते समय भी राष्ट्रपति को ही संबोधित करना होता है। राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति ऐसा संसद के प्रत्येक सदन में उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर ही जारी कर सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार हाईकोर्ट के जजेस को भी विशेष बहुमत के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और दोस्तों हम सबको पता है कि जो विशेष बहुमत है उसका मतलब ये होता है कि जो हाउस है उसकी टोटल स्ट्रेंथ का 50% + 1, और साथ ही उस दिन सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, इसे हम कहते हैं विशेष बहुमत। और उन्हें हटाने के लिए क्या किया जाता है? सिद्ध कदाचार और अक्षमता का आधार होना चाहिए। मतलब सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही उन्हें हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य है जो भारत का नागरिक है।
लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुके हो। सो दोस्तों, हमने देखा था जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के लिए 10 वर्ष तक उसको न्यायिक व्यक्ति मतलब एक जजेस होना जरूरी होता है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्ष तक के लिए क्या होना चाहिए, उसे वकील या अधिवक्ता होना चाहिए, और 10 वर्ष तक न्यूनतम कम से कम 10 वर्ष तक उसे भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करते हुए होना चाहिए। अनुच्छेद 202 क्लॉज 3 के अनुसार बोला गया है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो दोस्तों, ये बात ध्यान से गौर करने वाली बात है कि आर्टिकल 202 में बोला गया है कि जो हाईकोर्ट के जजेस हैं उनके वेतन और भत्ते जो हैं राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। कहाँ पर? राज्य की संचित निधि पर। लेकिन जब हम बात करते हैं उनकी पेंशन की तो उनकी जो पेंशन है आर्टिकल 112 सब क्लॉज 3 के तहत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो हमें यहीं से हमारे दिमाग में इस बात को फिक्स कर लेना है कि जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर, लेकिन उनकी जो पेंशन है आर्टिकल 112 सब क्लॉज 3 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आर्टिकल 223 के अनुसार उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका पद रिक्त होने पर या अनुपस्थित होने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सो दोस्तों, हमें एक और फैक्ट मिला है कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। और जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है उसी हाई कोर्ट के जजों में से किसी एक को बनाया जाता है। आर्टिकल 224 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य के बकाया रहने के कारण सम्यक रूप से अर्हित व्यक्ति को 2 वर्ष से अनधिक मतलब कम से 2 वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं, अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। सो दोस्तों, अपर न्यायाधीश के रूप में भी कौन नियुक्त कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। हमारे से ये फैक्ट मिस हो सकता है, इसलिए हमें इस बात को भी ध्यान देना होगा कि जो राष्ट्रपति है वही बकाया कार्य के लिए या अस्थायी वृद्धि हो गई है काम में उसके लिए अपर न्यायाधीश जिसे हम एडिशनल जज कहते हैं उसे की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तथा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति रहने के कारण कर्तव्यों के पालन में असमर्थ रहने की अवधि के लिए सम्यक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को कार्यकारी या एक्टिंग जज के रूप में भी नियुक्त कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अब जो ऐसे न्यायाधीश है इनकी आयु को भी 62 वर्ष तक ही पद धारण की बात की गई है। अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास है। तो दोस्तों, आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है रिट जारी करने का, और वहीं हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है जो रिट जारी कर सकता है मूल अधिकारों को इन्फोर्स कराने के लिए। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों का अधीक्षण सुप्रिटेंडेंट करने की शक्ति होती है। मतलब आर्टिकल 226 में इस बात को बताया गया है कि जो हाई कोर्ट है उसके नीचे जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनका अधीक्षण करेगा कौन? उस राज्य का हाई कोर्ट या वह हाई कोर्ट जिसके अधिकार क्षेत्र के अंदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है 25 है, उसमें से 7 का जो क्षेत्राधिकार जो है 1 से अधिक राज्यों या यूनियन टेरिटरीज में है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों या संघ क्षेत्र के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि जो दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है इनके अपने अपने उच्च न्यायालय हैं और ये ऐसे 2 खास यूनियन टेरिटरीज हैं। अब संसद क्या है? उच्च न्यायालय का विस्तार कर सकती है। संसद क्या है? संसद जो है उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं। इसलिए हमें गांठ बांधना है कि दोस्तों की जो हाई कोर्ट का जो क्षेत्र विस्तार है
उसकी जो शक्तियों का न्यायिक क्षेत्र का जो विस्तार है वो कौन कर सकती है? संसद ही कर सकती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट राज्यों के होते हैं तो राज्यों की विधायिका करेगी, न। संसद जो है, संसद ही न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। आर्टिकल 241 के तहत संसद जो है विधि द्वारा किसी यूनियन टेरिटरीज के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है। तो संसद के पास अधिकार है आर्टिकल 241 के तहत कि संसद जो है किसी यूनियन टेरिटरीज के लिए भी एक अलग से हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है। सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। दोस्तों हमें इस डेट को याद रखना है कि 1862 है। 1862 में क्या है? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इसमें हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उसकी स्थापना 1866 में की गई थी और यह उत्तरी पश्चिमी प्रांत हेतु की गई थी। अब इसे आगरा में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर की गई थी। 1859 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया तथा इस वर्ष 1919 में इसे वर्तमान नाम दिया गया। तो आज जो इलाहाबाद कोर्ट का नाम है वो 1919 में वर्तमान नाम दिया गया। लेकिन हमें मेन चीज़ याद रखनी है कि 1862 की जो डेट है उसमें कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में, जो तीनों प्रोविंसेस थी इनकी, इसके अंदर हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के तहत आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के प्रावधान है। दोस्तों हाई कोर्ट के बाद जो हमारे कोड आते हैं वो उन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी अधीनस्थ न्यायालय। तो भाग 6 के अंदर, भाग 6 और अध्याय भी 6 है, उसके अंदर अनुच्छेद 233 और 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात की गई है। 233 में बोला गया है कि राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति की जो नियुक्ति है, जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और प्रोन्नति के लिए उस राज्य का राज्यपाल। तो जब हम बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय की तो हम बात करते हैं राज्यपाल की, कि अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 234 में बोला गया है कि जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों फिर से हमें बस याद रखना है कि हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का, देश का राष्ट्रपति। लेकिन जब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट और जिला न्यायाधीशों की, तो इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। राज्यपाल जो राज्य का जो लोक सेवा आयोग से और ऐसे संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात राज्यपाल द्वारा इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। तो दोस्तों न्यायिक सेवा के लिए हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, जो स्टेट जुडिशियल सर्विसेज कंडक्ट कराता है। तो वहाँ से भी हम न्यायिक भर्तियाँ करते हैं, और जो न्यायिक भर्तियाँ करते हैं तो इसकी जो नियुक्ति है राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। तो आर्टिकल 235 में इस बात को बताया गया है कि जो हाईकोर्ट है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है, उनका सुप्रिटेंडेंट करता है। लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास लोक अदालत। इसमें क्या कहता है, दोनों जो भी पक्ष रहते हैं, दोनों पक्ष उसके में समझौते के आधार पर कंसेंसस बिल्डिंग की जाती है, समझौता किया जाता है, उसके आधार पर ही विवाद का निपटारण किया जाता है। तो हमें लोक अदालत पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए कि लोक अदालत हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उनके ऊपर जो बहुत सारे केसेस हैं उनका जो बोझ बढ़ रहा है पेंडिंग केसेस का, उससे मुक्ति दिलाने में भी बहुत ज़्यादा सहायक भूमिका निभा रहे हैं। दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय या प्रशम्य आपराधिक मामलों पर, दीवानी मामले के साथ साथ अपराधी मामलों पर भी विचार किया जाता है, किसमें? लोक अदालतों में। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जो लोक अदालत है उसमें दीवानी मामले के साथ साथ आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी या विधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। तो दोस्तों हमें इस बात को भी ध्यान देना होगा
कि जो है लोक अदालत का में जो न्यायिक अधिकारी होगा वो विधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो सकता है या फिर सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी भी हो सकता है, और वही इसका पीठासीन अधिकारी होता है। सो दोस्तों, लोक अदालत के बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास ग्राम न्यायालय। तो यह ग्राम न्यायालय जो है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत इसे स्थापित किया गया है। इसमें सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई होती है। तो ग्राम न्यायालय जो है दोस्तों ग्राम स्तर पर न्याय प्रदान करने का काम करता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि हमारे देश में जो है सबसे पहले त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है। सबसे ऊपर क्या है, केंद्र है, उसके बाद राज्य, और राज्य के नीचे जिला है। सो दोस्तों, अब हम पढ़ना चालू करते हैं जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, और यही हमारा रिवीजन का मुख्य सोर्स भी होगा। अनुच्छेद 224 के तहत अपर न्यायालय और एक्टिंग न्यायालय की नियुक्ति का प्रावधान है, यह हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 244 के अनुसार यदि किसी राज्य में उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण उसमें कार्य का बकाया होने के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या को तत्सम बढ़ाया, मतलब उसी वक्त बढ़ाया जाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से व्यक्ति, मतलब एक योग्यता प्राप्त व्यक्ति को 2 वर्ष से अनधिक, मतलब 2 वर्ष से कम के लिए, हमें इस बात को भी ध्यान देखना होगा कि जो 2 वर्ष से कम के लिए हैं उस न्यायालय का एक्टिंग न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 224 के अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से भिन्न कोई व्यक्ति न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से भी अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति ही करता है। मतलब कुल मिलाकर ये बात की जा रही है कि अपर न्यायाधीश हो चाहे एक्टिंग न्यायाधीश हो, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये जो व्यक्ति तब तक रहता है जब तक कि वह न्यायाधीश की जो पूर्ति वापस से जो रिक्तता है वापस से पूर्ण हो जाए। और इस बात को भी हमें ध्यान देना होगा कि आर्टिकल 127 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में ही एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती और एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट में नहीं होती है। ये एक फैक्ट है, हमें इसे याद रखना होगा। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्र अधिकार नहीं है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार क्या है? उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। बाकी प्रारंभिक अधिकार है, यस। अपीली क्षेत्राधिकार है, यस। और निरीक्षण क्षेत्र अधिकार है, यस। मतलब जो हमारा हाई कोर्ट है वह किसी को परामर्श नहीं देता, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, राष्ट्रपति को परामर्श देता है। भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय को ही है। तो ये दोस्तों हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है आर्टिकल 143 के तहत सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन हाई कोर्ट को नहीं। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को भी है, यह हमें पहले से ही पता है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह किसके अधीन होता है? तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के अधीन होता है। तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के अधीन होता है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है दोहरी भूमिका निभाता है। सबसे पहले तो वह न्यायिक कार्य करता है एवं दूसरा कार्य वो प्रशासनिक हैसियत से भी काम करता है। जब वह प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण करता है, अधीक्षण करता है, प्रशासन करता है और उनका नियंत्रण भी करता है। तो दोस्तों आई होप ये ठीक से दिखाई दे रहा होगा कि प्रशासनिक हैसियत से जब काम करता है तो निचली अदालतों का पर्यवेक्षण करता है, अधीक्षण करता है, प्रशासन देखता है उनका और नियंत्रण करने का काम करता है। कौन? हमारा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इन कार्यों
में अव्यवहार करने पर वह अन्य अधिकारी को अन्य न्यायाधीशों की रिटों की अधिकारिता में आता है। मतलब इस तरह का जो अपव्यवहार करेगा वो मतलब एक सही और सम्यक व्यवहार नहीं किया जाता है पर्यवेक्षण में, अधीक्षण में, प्रशासन में और नियंत्रण में, तो वह भी अन्य न्यायाधीशों की तरह रिट की अधिकारिता में आता है। सो दोस्तों, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध जो हमारी रिट है अधीनस्थ न्यायालय की जो कार्यपद्धति है उनका परीक्षण करती है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है। मतलब इसमें इस बात का कहा गया कि जो प्रतिषेध याचिका है या प्रतिषेध रिट है उसमें क्या होता है कि जो ऊपरी न्यायालय बोलता है भाई ये तुम्हारे क्षेत्र अधिकार में नहीं आता ये मामला, अब इस मामले को हमारे पास ट्रांसफ़र कर दो। जबकि यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द करता है। सो दोस्तों, जो उत्प्रेषण रिट है उसके अनुसार क्या होता है, कोई यदि अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा निर्णय दे दिया है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उस निर्णय को, उस वर्डिक्ट को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण का उपयोग किया जाता है। और जबकि जो प्रतिषेध है, इस प्रतिषेध रिट जो है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो हाईकोर्ट बोलता है भाई ये तुम्हारे क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं मामला, इस पर तुम कार्रवाई ही नहीं कर सकते इसके अंदर, तो उसे अपने पास मंगा लेता है। उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत और हाईकोर्ट के अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार रक्षा संबंधी रिटें निकालने का अधिकार है। तो दोस्तों, ये 5 रिटों की बात की गई है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार रक्षा है, ये सब रिटें निकालने का काम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। हाईकोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत करेगा रिटों के मूल अधिकारों के संबंध में रिटें निकालने का, और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत रिटें जारी करेगा फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। किंतु जहां उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ही इन रिटों को निकाल सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए भी रिटें निकाल सकता है। सो दोस्तों, इसके अंदर हमने ये सीखा कि जो हाईकोर्ट है उसका रिट जारी करने की जो अधिकारिता है वह अधिक व्यापक है कि उसमें, क्योंकि अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त करने की भी बात की जा रही है कि अन्य विधिक अधिकार हैं उनको प्रवृत्त करने, उनको इन्फोर्स करने के लिए भी क्या है, हाईकोर्ट रिटें जारी कर सकता है। तो यह इस बात को अभिव्यक्त करता है कि हाईकोर्ट जो है रिट अधिकारिता के मामले में या रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक है। दोस्तों, ये असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में। तो यही अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है कि जो हाईकोर्ट है उसकी जो अधिकारिता है अधिक है रिट जारी करने के संबंध में। तो ये क्वेश्चन इसमें भी यही बोला गया है कि जो भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में जो हाईकोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में बढ़िया स्थिति में है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो वो ये बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट क्या है, अन्य चीज़ों के लिए भी परमादेश जारी कर सकता है। तो यस, ए एंड आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। सो दोस्तों, हमारे इस पूरे एनालिसिस का और पूरी रीडिंग का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारा रिवीजन हो जाए, और रिवीजन भी वैसा हो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर रिवीजन हो। जितने भी यूपीएससी और स्टेट पीएससी में न्यायपालिका के संबंधित में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम एक्सप्लेनेशन और रीडिंग पढ़ रहे हैं, ताकि हमारी जो आने वाली एग्ज़ाम हो उसके अंदर हम बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। आर्टिकल 217 सब क्लॉज 1
उसके अनुसार बोला गया है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए आर्टिकल 124 के खंड 4 में रीति के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। सो दोस्तों वापस से कुछ नहीं, बात यही बोला जा रहा है कि जो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसके जो न्यायालय हैं जो न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनके हटाने के लिए वही रीति अपनाई जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए की जाएगी। सेम वही चीज़, उसका आधार क्या होना चाहिए? कदाचार और असमर्थता, और उसे विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। और विशेष बहुमत क्या है? उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 प्लस उस सदन के अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ का 50%। और ये हटाया किसके द्वारा जाएगा? ये हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाएगा। और दोस्तों ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत की जाएगी। जो न्यायाधीशों की इसके अंदर जांच होती है इस अधिनियम के तहत, और उसके आधार पर ही पूरी प्रक्रिया चलती है। आर्टिकल 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का जो स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस उच्च न्यायालय में वह स्थायी न्यायाधीश रहा हो उससे भिन्न उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अभिवर्चन का कार्य कर सकता है। कुछ नहीं दोस्तों, इसके अंदर ये बोला गया है, आर्टिकल 220 के अनुसार ये बोला गया है कि कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, यदि वो स्थायी रूप से सेवानिवृत्त हो चुका है तो वो वकालत कर सकता है, लेकिन उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता जिसके अंदर वह न्यायाधीश रह चुका है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, क्योंकि इस प्रकार का तलाक पवित्र कुरान तथा भारतीय संविधान के प्रावधानों दोनों के विरुद्ध है। मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक ही बार में 3 बार तलाक कहने को संज्ञेय अपराध घोषित करता है। सो दोस्तों एक ही बार में 3 बार तलाक बोलने का जो प्रचलन है उसके ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि ये निर्णय क्या है, संविधान और कुरान दोनों के अनुसार जो है क्या है, उसके विरुद्ध है, दोनों ही की अवहेलना करता है। भारतीय संविधान के भाग 6 अध्याय 6 के अनुसार आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज का क्या है, उल्लेख किया गया है। सो दोस्तों हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाई कोर्ट के बाद क्या होते हैं हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में क्या होते हैं, जिला न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट जजेस भी कहते हैं। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय की अधिकारिता के संघ राज्य क्षेत्रों मतलब यूनियन टेरिटरीज पर विस्तार से तथा आर्टिकल 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करता है। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या यूटीज राज्य प्लस यूटीज के लिए क्या होता है, एक साझा न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा की जाती है। दोस्तों ये आईएएस का क्वेश्चन है 2021 का कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों जब हम जुडिशियल कस्टडी कर रहे हैं उसके समय जो मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी है, न्यायालय मतलब कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उससे पूछताछ नहीं की जा सकती। ये तो सही है, लेकिन जो न्यायिक हिरासत का जो व्यक्ति है उसे अभियुक्त जो है मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन की हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में, जबकि दोस्तों ये गलत है।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 के तहत पुलिस हिरासत मतलब पुलिस कस्टडी का तात्पर्य है कि कोई भी अभियुक्त व्यक्ति है प्रभारी पुलिस अधिकारी या संबंधित जांच एजेंसी की हिरासत में है तथा उसे पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है। सो दोस्तों कहाँ रखा जाता है? पुलिस स्टेशन के हवालात में या अधिकारी की हिरासत में रखा जाता है। ठीक इसके विपरीत यदि आप जुडिशियल कस्टडी का अर्थ यह है कि अभियुक्त व्यक्ति क्या है संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है मतलब कोर्ट की हिरासत में है तथा ऐसी स्थिति में अभियुक्त को केंद्रीय या राज्य कारागार में रखा जाता है। सो दोस्तों जब भी जुडिशियल कस्टडी होगी उसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि कारागार में रखा जाएगा, और जब भी पुलिस कस्टडी होगी उसको क्या है हवालात या अधिकारी के अंतर्गत रखा जाएगा। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी व्यक्ति पुलिस अधिकारी हो या जांच अधिकारी हो, न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति अभियुक्त से पूछताछ नहीं की जा सकती। हालांकि न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर आवश्यक समझने पर संबंधित अधिकारी को अभियुक्त से पूछताछ की अनुमति दे सकता है। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हो। तो दोस्तों इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इसमें वो पहला क्या बोल रहा है कि लोक अदालतों की जो अधिकारिता है उसमें वही मुकदमे दायर किए जा सकते हैं जो बिल्कुल फ्रेश हो। यदि कोई भी मुकदमा न्यायालय में चल रहा है लंबित है तो उस पर नहीं सुनवाई हो सकती, जबकि ये गलत है। लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो सिविल ना कि आपराधिक प्रकृति के हैं। दोस्तों लोक अदालत के अंदर सिविल प्रकृति के मामले और आपराधिक प्रकृति दोनों के ही मामले जा सकते हैं, वहाँ पर उनकी सुनवाई हो सकती है। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। तो दोस्तों ये बात भी बिल्कुल गलत है कि जरूरी नहीं है कि कोई रिटायर्ड जज ही इसका पीठासीन अधिकारी होगा। एक अन्य विधिवेत्ता या कोई विधि का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी लोक अदालत का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौतों के आधार पर निपटारा किया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि दोनों ही पक्ष होते हैं उसमें समझौतों के आधार पर, मतलब दे मेक एन एग्रीमेंट, एक कॉमन कंसेंसस बनाते हैं उस विवाद पर और उसके बाद समझौता होता है और समझौते के आधार पर ही विवाद का निपटान किया जाता है। इनमें दीवानी मामलों के साथ साथ आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के अलावा अन्य विधिक ज्ञान रखने वाला सम्मानीय व्यक्ति भी पीठासीन अधिकारी हो सकता है। एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी इसके सदस्य होते हैं। सो दोस्तों हमने देखा कि वो आंसर क्यों सभी गलत थे। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 11 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामले की सुनवाई करने का अधिकार है। यह अधिनियम धारा 27 के अनुसार स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्य सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। सो कुछ नहीं दोस्तों, आर्टिकल इस अधिनियम की जो धारा 27 है वो ये बोलता है कि जो स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों मतलब जो भी स्थानीय रूप से लोग हैं जो वो सक्रिय हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, वे लोग क्या करते हैं विवादों का निपटान करते हैं। कौन सी रीति के अनुसार? वो है मध्यस्थता या सुलहकर्ता के रूप में। तो ग्राम न्यायालय क्या है दोस्तों? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अनुसार गठित किया जाता है और यह सिविल और आपराधिक दोनों ही प्रकार के मामलों को सुनता है। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना वहाँ से हमें देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। सो दोस्तों ये एक प्रीलिम्स फैक्ट है कि 2007 में क्या किया गया, एक मोबाइल कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ से? हरियाणा के मेवात जिले के पुन्हाना से। इसका शुभारंभ क्या है? भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने की थी। तो उस वक्त के जो न्यायाधीश थे कौन थे? के.जी. बालकृष्णन उन्होंने की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था
का लाभ पहुंचाना, इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने की थी। सो दोस्तों, जो मोबाइल कोर्ट क्या है, इसकी जो परिकल्पना हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने की थी। सो दोस्तों, इतना ही था हमारे PYQ के एनालिसिस से। आई होप दोस्तों आपको रिवीजन करने में इस वीडियो ने बहुत सहायता करी होगी, और आगे भी इसी तरह के हम वीडियो बनाएंगे जिससे कि हमारा जो रिवीजन है वो फास्ट होता रहे।